Okay, so good morning, all of you. We are going to learn special optical fibers, which is a topic under microprocessor. So, पहले स्पेशल ऑप्टिकल फाइबर में जाने से पहले हम कुछ इसके इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स को डिस्कस करना चाह रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहला एक्सेप्टेंस एंगल है, दूसरा न्यूमेरिकल अपर्चर है, एंड थर्ड है एटेन्यूएशन क्या होता है। तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस एंगल क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। अम, हम जानते हैं कि हमारा जो ऑप्टिकल फाइबर है वो कैसे वर्क करता है ना। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ना। जब इंसिडेंट रे जो इंसिडेंट रे है जिसका एंगल जो फाई है ना, जो नॉर्मल से जो एंगल बना रही है फाई एंगल, ये फाई जब ग्रेटर देन थीटा सी हो जाएगा, है ना। जब फाई जो है ग्रेटर देन थीटा सी हो जाएगा, है ना, तभी क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जहाँ की जो थीटा सी है वो क्या है, क्रिटिकल एंगल है। ठीक है, ये हम जानते हैं और ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है किसी भी ऑप्टिकल फाइबर का। तो एक्सेप्टेंस एंगल होता क्या है ना। जैसे कि मैंने बताया, जब फाई जो है ग्रेटर देन थीटा सी होगा तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, है ना। जब थीटा आई इंक्रीज हो रहा है, थीटा आई यहाँ पे क्या है, थीटा आई इज इक्वल्स टू थीटा ए, मेरे फिगर के अकॉर्डिंग, फिगर में आप देख सकते हैं, है ना। थीटा है, थीटा आई क्या है, थीटा ए, दोनों सेम चीज हैं। ये एंगल है इंसिडेंट रे का, जब जो रे है एयर वाले मीडियम से किसी कोर वाले मटेरियल, वेदर इट इज ग्लास प्लास्टिक, वो हमको मतलब नहीं उस चीज से, है ना। जब एयर से कोई भी रे कोर मटेरियल में जाएगा तो वो डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फील करेगा, है ना। तो उसके जो रे में डिफ्लेक्शन होगा, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं रे एयर से जा रही थी, यहाँ पे थोड़ा डिफ्लेक्शन दिख रहा है हमको, है ना। अब समझना है ना, जो बोलना चाह रहा हूँ, आई जो है वो फिक्स है, ठीक है ना। आपको इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू रखनी पड़ेगी, स्पेसिफिक वैल्यू, है ना, जो कि ये है, फाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन थीटा सी। तो आप इसको वेरी नहीं करा सकते। आप एक बार इसको डिफाइन कर दिए कि हाँ फाई इतना एंगल है, वेदर इट इज 45 30 15 कुछ भी, तो आप उसको अल्टर नहीं कर सकते हैं, है ना। आप अल्टरेशन किस में कर सकते हो, इस पे कर सकते हो। आप कितने एंगल से इंसिडेंट करा रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर की है, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, और कितना वो रिफ्रैक्शन कर रहा है ना। यही चीज मैं यहाँ पे लिखा हूँ। क्या लिखा हूँ, जब थीटा आई बढ़ेगा तो उसके करस्पॉन्डिंगली जो है थीटा आर बढ़ेगा, है ना। थीटा आई के बढ़ने से थीटा आर बढ़ रहा है ना, जिसकी वजह से हमारा फाई चेंज हो जाएगा, है ना, फाई चेंज हो जाएगा। बट हमको तो फाई चेंज करना नहीं है, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली जो हमारा फाई है वो डिपेंड करता है थीटा ए पे, है ना। आपको थीटा ए की भी एक स्पेसिफिक वैल्यू रखनी पड़ेगी, है ना, एक मैक्सिमम वैल्यू जिसके आप ऊपर नहीं जा सकते। अगर आप इसके ऊपर गए तो इसकी वजह से थीटा आर चेंज होगा, थीटा आर के चेंज होने से फाई चेंज हो जाएगा, तो फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। तो अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा तो फिर ट्रांसमिट कैसे होगा, है ना, कोई भी रे किसी भी ऑप्टिकल फाइबर में। तो थीटा ए की मैक्सिमम वैल्यू हमको रखनी पड़ेगी, जिसके लिए फाई की एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी, तब जाके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो जो एक्सेप्टेंस एंगल होता है वो क्या होता है, इट इज अ मैक्सिमम एंगल, it is the maximum angle of incidence that a light ray can have, है ना, relative to the axis of the fiber, axis of the fiber, axis of the fiber कहाँ axis, ये axis of the fiber, it is the maximum angle of a ray with the axis of the fiber and suffer total internal reflection at the core cladding surface, core cladding surface, ये core cladding surface,
ठीक है, कोर क्लैडिंग सरफेस इन द ऑप्टिकल फाइबर टू प्रोपगेट थ्रू इट। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस एंगल जब भी बात करेंगे तो एक्सेप्टेंस एंगल वो मैक्सिमम एंगल होता है किसी भी रे के लिए जिससे आप ऊपर नहीं जा सकते। अगर आप ऊपर गए तो फिर आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होने वाला, तो आपको विद इन रेंज रहना पड़ता है, जिसको आप मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं वाया दिस फॉर्मूला। है ना, ये फॉर्मूला है, दैट इज थीटा मैक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स अंडर रूट म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर, वेयर म्यू वन is the refractive index of core and mu 2 is the refractive index of cladding। ठीक है, ठीक है, तो हम, ये होता है ऑल अबाउट एक्सेप्टेंस एंगल। नाउ सेकंड पैरामीटर जो है वो न्यूमेरिकल अपर्चर है। तो न्यूमेरिकल अपर्चर अमाउंट है, इट इज अ मेजरमेंट कि हमारा ऑप्टिकल फाइबर कितना अमाउंट ऑफ लाइट एक्सेप्ट कर पाएगा, कितना लाइट वो ले सकता है ना। 5 किलो 10 किलो लाइट, कितना लाइट ले सकता है, जोक्स अपार्ट, कितना अमाउंट ऑफ लाइट वो ले सकता है किसी भी ऑप्टिकल फाइबर में, वो हम कैलकुलेट कर पाते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर से। है ना, तो हर एक ऑप्टिकल फाइबर का अलग अलग अमाउंट होगा, तो जितना ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर का Na होगा उतना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, इट इज कैलकुलेटेड बाई साइन थीटा ए। थीटा क्या है, ये एक्सेप्टेंस एंगल है। ठीक, या तो आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, या तो आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, म्यू वन अंडर रूट टू डेल्टा, जहाँ डेल्टा जो है वो ये होता है म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन म्यू वन। और इसका जो रेंज है ना, इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक के बीच में लाई करता है, 0.13 टू 0.50 के बीच में लाई करता है जनरली। थर्ड जो पैरामीटर है वो अटेन्यूएशन इन ऑप्टिकल फाइबर है। ये क्या बताता है, ये बताता है कि हमने कितना इनपुट दिया और हमें कितना आउटपुट मिल रहा है, मतलब ये करेक्टरिस्टिक ग्राफ है इनपुट और आउटपुट के बीच में, जो कि ये बताता है कि हमारा ऑप्टिकल फाइबर कितना एफिशिएंट है। जितना ज्यादा एटेन्यूएशन उतना खराब ऑप्टिकल फाइबर, जितना कम एटेन्यूएशन उतना अच्छा ऑप्टिकल फाइबर। तो अगर ऑप्टिकल किसी भी ऑप्टिकल फाइबर की एटेन्यूएशन कम है तो मतलब वो अच्छा ऑप्टिकल फाइबर, मतलब इंसिडेंट जो हम रे करा रहे हैं, है ना, इंसिडेंट जो हम रे करा रहे हैं हमें सेम टू सेम वही मिल रहा है ना। अगर जीरो अटेन्यूएशन है तो हमको जैसा हमने दिया हमको वैसे ही मिलेगा, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। फिजिकली सम ड्यू टू डिफरेंट लॉसेस हमें डिस्टॉर्टेड वे मिलती है एट लास्ट पे। ओके, तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं मैथमेटिकल फार्मूला, दैट इज 10 log 10 इन ब्रैकेट पी आउट अपॉन पी इन, जहाँ पी आउट और पी इन क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट एंड रिजल्टेंट रेज, एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट एंड रिजल्टेंट वेव्स। अगर आप पर यूनिट लेंथ निकालना चाहते हो तो आप इसको सिंपली लेंथ से डिवाइड कर दीजिए, और इसका जो वैल्यू होता है वो डेसिबल पर किलोमीटर होता है ना। तो ये तीसरा पैरामीटर है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, हम यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, which is broadly classified into three categories. First one is refractive index profile, second one is number of modes, and third category is special optical fiber. Within these broad classification, we can classify our optical fiber, in which for the first category, that is refractive index profile, we have two more classification, in which first one is step index fiber and second one is graded index fiber. Whereas for the second classification,
that is number of modes. We have two classification. First one is single mode and second one is multi mode. For the third classification, that is spatial optical fiber, and यही हमारा आज का टॉपिक है, मेन टॉपिक है ना, जिसके अंदर हमको तीन डिविजन्स मिलते हैं, जिसमें कि सबसे पहला एच पी एस यू वी है, सेकंड एच पी एस आई आर है, और थर्ड है हेलाइड। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्लासेस में, बट मैं फिर भी एक सिंपल ओवरव्यू देना चाहूंगा क्या होता है। देख लीजिए यहाँ पे पिक्चर्स बनी हुई है ना। सबसे पहला जो कैटेगरी है वो लिखा है मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स। यहाँ पे दो वर्ड्स आ रहे हैं, पहला है मल्टी मोड और दूसरा है ग्रेडेड इंडेक्स। मल्टी मोड मीन्स आप एट अ टाइम मोर देन वन रे ट्रांसमिट करा सकते हो, है ना। ग्रेडेड इंडेक्स मीन्स वेरिएशन इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेरिएशन इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है इससे? पहला वाला पार्ट है मल्टी मोड, मतलब आप एट अ टाइम मोर देन वन वेवलेंथ के रेज को ट्रांसमिट करा सकते हैं, है ना। और ग्रेडेड इंडेक्स मीन्स वेरिएशन इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आप ओरिजिन से, ये कोर है ना, से सब जान रहे हैं, बीच वाला कोर होता है, ये वाला क्लैडिंग होता है। तो अगर आप कोर से क्लैडिंग की तरफ जाएं तो आपको हर एक पॉइंट पे चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो कोर है वो डिफरेंट कंसेंट्रिक सर्कल से मिलके बना हुआ होता है, और हर एक कंसेंट्रिक सिलेंड्रिकल सर्कल जो है अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होता है, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। ओरिजिन से आप इधर जाओगे तो वो डिक्रीज होते जाता है। ठीक है, डिक्रीज होते जाता है। लेकिन एक बात हम और जान रहे हैं, वो क्या? कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज म्यू 2, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 1। म्यू 2 हमेशा लेस देन होता है म्यू 1 के। और मैं अभी क्या बोला? मैं बोला यहाँ से इधर जाएगा तो कम होते जाएगा, है ना। तो क्या इस पॉइंट के आते आते ये वाला पॉइंट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेट्स सपोज इट इज अ म्यू 0, क्या ये कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू म्यू 2? तो आंसर है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि म्यू 2 हमेशा कम होता है म्यू 1 के, है ना। तो अगर आप इस पॉइंट पे भी कैलकुलेट करो ना, तो इस पॉइंट का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है म्यू 0 जो है वो ज्यादा होगा म्यू 2 के। ठीक है, तो ये एक दूसरी बात हो गई। तो आपको समझ में आया मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स क्या होता है? ठीक। दूसरा है मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स। मल्टी मोड तो समझ में आता है ना। स्टेप इंडेक्स क्या चीज है भाई? स्टेप इंडेक्स मींस अगर आप जीरो से, ओरिजिन से लेके क्लैडिंग की तरफ जाएं तो आपको हर एक पॉइंट पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम देखने को मिलता है, दैट इज नोन एज स्टेप इंडेक्स। ठीक है, मल्टी मोड मीन्स आप बहुत सारे वेव एक साथ करा सकते हैं, नो डाउट। दूसरा तरीका है, सॉरी, तीसरा टाइप्स है सिंगल मोड। सिंगल मोड मीन्स आप एट अ टाइम वन रे ट्रांसमिट करा पाओगे। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल की बात करें तो जैसे हमने देखा कि यहाँ से लेके यहाँ तक जानने में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता है, वो आप इस डायग्राम से समझ सकते हो। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा था, जैसे जैसे हम क्लैडिंग की तरफ जाते गए तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होते गया। फिर जैसे क्लैडिंग की पहुंचे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दोनों साइड बराबर हो गई। और इस वाले केस में देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर जगह सेम है,
नीचे आया क्यों? क्योंकि क्लैडिंग का कम होता है। फिर इधर भी सेम है, देखो इस वाले केस में भी सेम है। कोर छोटा है इसलिए कोर छोटा बनाया गया है, क्लैडिंग बड़ा है इसलिए बड़ा बनाया गया है। बात सेम है। लाइट का ट्रैवल का पाथ कैसा होता है? मल्टी मोड ग्रेडियंट इंडेक्स में हेलिकल पाथ होता है, ऐसा है ना, इन्फिनिटी लूप की तरह ये चलता है, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स में जिगजैग पाथ फॉलो करता है वो, जिगजैग पाथ। और सिंगल मोड में लीनियरली स्ट्रेट लाइन, ठीक। तो ये तो हो गई इसकी क्लासिफिकेशंस की बात। अब आ जाते हैं जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, दैट इज स्पेशल ऑप्टिकल फाइबर्स। इसमें कि हमको तीन चीज पढ़ना है। सबसे पहले एच पी एस यू वी, दूसरा एच पी एस आई आर, और तीसरा हाइलाइट फाइबर्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो ये अराइज होता है कि हमको स्पेशल ऑप्टिकल फाइबर की जरूरत ही क्यों पड़ती है? ऊपर जो पढ़ रहे हैं मल्टीमोस ग्रेडेड इंडेक्स, स्टेप इंडेक्स, इन सब चीजों का काम नहीं चलता क्या? आंसर है नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता? क्योंकि हमको कितना एफिशिएंट चाहिए ऑप्टिकल फाइबर, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कराना है रेज को, कितना आउटपुट चाहिए, डिस्टेंस, कितना आउटपुट चाहिए, है ना। एक्सटर्नल पैरामीटर्स क्या है, एनवायरनमेंट कितना है उसका, एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस है, पानी के थ्रू आप ले जा रहे हो कि किसके थ्रू ले जा रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। कौन सी रे ले जा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, हाई वेवलेंथ और लो वेवलेंथ। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको ध्यान में रखते हुए हमको ऑप्टिकल फाइबर चूज करना होता है। तो हम अपने अकॉर्डिंग ऑप्टिकल फाइबर डिजाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू आर नेसेसिटी एंड इकोनॉमिक बनाने के लिए, चीप बनाने के लिए, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर कॉस्टली होता है। तो ऐसे मटेरियल या ऐसे चीज़ों का यूज़ किया जाता है जो कि उससे थोड़ा चीप हो जाए और हमारी नेसेसिटी भी फुलफिलमेंट हो जाए। तो ये तो रीज़न हो गया कि क्यों हम स्पेशल ऑप्टिकल फाइबर बनाते हैं। स्पेसिफिकली एच पी एस यू वी की बात करूं तो ये क्या चीज़ है भाई? यहाँ पे एच पी एस का फुल फॉर्म तो लिखा हुआ है, दैट इज हाई प्योरिटी सिलिका फाइबर, है ना। यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट, मतलब ये वाला जो ऑप्टिकल फाइबर है ये स्पेशली डिजाइन किया गया है यूवी रेस को ट्रांसमिट करने के लिए, जो कि लाई करते हैं 180 टू 800 नैनोमीटर के बीच में, है ना। और ये गुड एंड चीप है। और इसको बनाने के लिए एल्यूमिनियम की कोटिंग की जाती है। और हम जान रहे हैं एल्यूमिनियम इज अ गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इट हैज गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। साथ ही ये हीट डिसिपेटिव भी है ना, जल्दी हीट नहीं होता है। और क्या चीज़ है इसमें और लिखा है कि 400 डिग्री तक ये काम कर सकता है, साथ ही साथ वैक्यूम में भी काम कर सकता है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स है इस फाइबर टाइप, कौन से टाइप का फाइबर इसमें यूज किया गया है। तो जो किया है इस स्टेप इंडेक्स मल्टीमोड, बताने की जरूरत नहीं है क्या है। कोर मटेरियल जो यूज किया गया वो हाई प्योरिटी सिंथेटिक सिलिका यूज किया गया है। क्लैडिंग मटेरियल डोप्ड सिलिका है। प्राइमरी कोटिंग एल्यूमिनियम की गई है, सेकेंडरी पॉलीमर की गई है। जो Na है, न्यूमेरिकल अपर्चर, वो कितना है? 0.24। अगर आपको याद होगा हमने रेंज पढ़ा था Na का, जो कि कितना था? 0.132 समथिंग कुछ था, लेट मी सी। 0.13 टू 0.50 के बीच में लाई करता है। इसका कितना है? 0.24। टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है? 7 CGPA, सॉरी CGPA नहीं, GPA, दैट इज गीगा पास्कल, सॉरी। नेक्स्ट है मिनिमम बैंड रेडियस, 40 टाइम्स फाइबर रेडियस, है ना। मतलब फाइबर रेडियस का जितना भी होगा, फाइबर का रेडियस जितना भी होगा उसका 40 टाइम्स इसको हम बेंड कर सकते हैं। टेम्परेचर रेंज जो कि बहुत वाइड रेंज है इसका, दैट इज फ्रॉम -169 टू 400 डिग्री सेल्सियस। एक्सटर्नल पैरामीटर ह्यूमिडिटी की बात करते हैं जो कि 100% है।
एटेन्यूएशन वैल्यू की बात करें तो दो केसेस दी गई हैं। पहला केस है के आर एफ लेजर का, दूसरा केस है एक्सी सी एल लेजर का। इसके करस्पॉन्डिंग इन दोनों के वेवलेंथ दिए गए हैं, जो कि इसके लिए 1.248 नैनोमीटर है और इसके लिए 2.308 नैनोमीटर है। पहले वाले केस की बात करें तो इसके लिए जो एटेन्यूएशन वैल्यू है वो लेस देन 1.2 डेसिबल पर मीटर है और इसके लिए 0.26 डेसिबल पर मीटर है ना। तो आप देख सकते हैं कि इसका एटेन्यूएशन कम है, मतलब ये वाला ज्यादा एफिशिएंट है एक्सीसीएल एज कम्पेयर टू के आर एफ लेजर। ठीक है। दूसरा जो टाइप है हमारा वो है एच पी एस आई आर। इसके लिए भी सारी चीजें मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चर में थोड़ा चेंजेस आएगा डोपिंग में जिसकी वजह से ये आई आर लेजर ट्रांसमिट कराता है, ना कि यूवी। बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, प्रॉपर्टीज की बात करें, तो सारी चीजें सेम रहती हैं। अब आप देख सकते हैं इसका जो वर्किंग रेंज है वो 500 नैनोमीटर टू 2600 नैनोमीटर के बीच का, दैट इज द रेंज ऑफ आई आर। बाकी सारी चीजें सेम है ना। तो अब लास्ट आ जाते हैं हमारा जो हैलाइट फाइबर्स, है ना। दीज फाइबर्स आर एक्सटेंडेड टू 15 माइक्रोमीटर रीजन। कोर का रीजन बता रहा है ये 15 माइक्रोमीटर के तक इसको हम वाइड करा सकते हैं। स्पेशली सिल्वर हाईलाइट की बात करें तो ये 3 to 15 माइक्रोमीटर के बीच का होता है। अगर हाईलाइट फाइबर की बात करें तो ये स्पेसिफिकली डिजाइन की जाती है ऐसे रेस को ट्रांसमिट कराने के लिए जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल CO2 लेजर। अगर इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन की बात करें तो CO2 लेजर को अगर कहीं भी आपको ट्रांसमिट कराना है तो उसके लिए हमको हाईलाइट फाइबर की जरूरत पड़ती है, ड्यू टू इस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी फॉर ट्रांसमिशन ऑफ हाई वेवलेंथ रेज। ऑल्सो इट हैज वेरी फ्लेक्सिबल एंड more convenient than normal mechanical delivery systems for these long wavelengths। अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जिसका न्यूमेरिकल अपर्चर है वो लेस देन 0.7 है ना, जो कि एज कम्पेयर टू एच पी एस यू वी ज्यादा है ना, ज्यादा है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इसका है आउटर डायमीटर विद प्रोटेक्टिव कैरियर। आउटर डायमीटर की बात करें तो ये इस रेंज में लाई करता है, दैट इज 0.36 to 1.5 के बीच का। को डायमीटर 1 पॉइंट सॉरी 0.1 to 1.2 के बीच का होता है। एटेन्यूएशन यहाँ भी दो स्पेसिफिक केसेस की बात की गई है, जिसमें कि सबसे पहला केस अगर कोर 10.6 माइक्रोमीटर है तो उसके लिए 0.5 to 1.5 डेसिबल पर मीटर। सेकेंड केस में अगर कोर का जो रीजन है वो 5 to 6 माइक्रोमीटर है तो उसके लिए लेस देन 2 डेसिबल पर मीटर। ठीक है। मतलब अगर इस वाले केस में जो हमारा मतलब अगर हम कोर का डायमीटर 10.6 माइक्रोमीटर रखते हैं तो हमारा ऑप्टिकल फाइबर ज्यादा एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि अटेन्यूएशन कम है इसके लिए। नेक्स्ट है यूजेबल वेवलेंथ रेंज, जो कि होता है 3 to 15 के बीच का। मैक्सिमम लेंथ अवेलेबल लेस देन 15 यील्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो 150 to 170 मेगा पास्कल का होता है। रेडियस ऑफ इलास्टिक बेंडिंग लेस देन 0.4 सेंटीमीटर का होता है। ऑपरेटिंग मैक्सिमम टेम्परेचर अप टू लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस, विच इज लेस देन एच पी एस यू वी। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच, होप सो अब सबको समझ में आया होगा।